अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस। अब हम देखेंगे कि सोसाइटी को हम टाइम और ट्रेडिशंस के हिसाब से कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास की जो भी सोसाइटी है वो आज जैसी हमें दिखती है पहले वैसी नहीं थी। ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। पहले के लोगों का रहन सहन, उनकी लाइफ बहुत अलग थी, लेकिन आज के लोगों का रहन सहन बहुत ही मॉडर्न है ना। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है हमने और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का, अच्छे रास्तों का, अच्छी गवर्नमेंट का। हमने ये लाइफ खुद ही ह्यूमंस की समझ को यूज़ करके बनाई है। तो हम आगे इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि सोसाइटी को टाइम और ट्रेडिशंस के हिसाब से कैसे डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो सोसाइटी हैज़ नॉट ऑलवेज बीन एज इट इज़ टुडे एंड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इट हैज़ चेंज्ड ग्रेटली। देखो, सोसाइटी हमेशा से वैसी नहीं थी जैसी हमें आज दिखती है। और अगर हम थाउजेंड्स ईयर की बात करें तो 1000 साल पहले हमारी सोसाइटी बहुत अलग थी और आज की हमारी सोसाइटी बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। पहले लोग जंगलों में रहते थे, बिना घरों के रहते थे, और घर भी होते थे तो बहुत ही ऐसे घर होते थे कि जो हवा पानी से एकदम उड़ ही जाए। ठीक है, तो उनको बार बार बांधना पड़ता था घर। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन नहीं है। आज हम लोग काफ़ी हद तक एक बेटर लाइफस्टाइल जी रहे हैं। Early human communities depended directly on nature for survival, and with time, people learned to grow crops, domesticate animals, build settlements, develop tools, exchange goods, and organize system of governance. देखो, पहले के जो लोग थे वो डायरेक्टली नेचर पर डिपेंडेंट होते थे अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, कैसे नेचर पर? देखो, अगर उन्हें भूख लगती है तो उन्हें फार्मिंग नहीं आती थी, वो लोग डायरेक्टली पेड़ों से फल फूल तोड़कर उन्हें खा लेते थे। और टाइम के साथ साथ क्या हुआ, लोगों ने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, खेती वगैरह सीख ली उन्होंने, एनिमल्स को पालना सीख लिया, उसके बाद सेटलमेंट्स बनाना भी सीख लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के लोग घरों में नहीं रहते थे, जंगलों में रहते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके सेटलमेंट्स बनाई और अब वो लोग सेटलमेंट्स में रहते हैं। सेटलमेंट्स मतलब घर वगैरह। डेवलप टूल्स, फिर उन्होंने औज़ार बनाना शुरू किया। पहले लकड़ी के औज़ार, फिर लोहे के औज़ार, है ना। तो उन्होंने औज़ार बनाना शुरू किया। औज़ारों का क्या करते थे? वो टूल्स का यूज़ करते थे वो एनिमल्स की हंटिंग के लिए। एनिमल्स को हंट करके फिर उनको पका के फिर खाते थे वो। उसके बाद एक्सचेंज गुड्स का एक्सचेंज उन्होंने सीखा। देखो, आज हमें अगर कोई सामान चाहिए तो हम क्या करते हैं? पैसे लेके जाते हैं दुकान से या मॉल से, उस सामान को ख़रीद कर घर ले आते हैं। लेकिन पहले के टाइम में ना पैसे हुआ नहीं करते थे, उनको कॉइन्स नहीं पता थे, उनको नोट्स नहीं पता थे, तो फिर वो सामान कैसे ख़रीदते थे? अब वो अपने खेतों में उगा लेते थे। लेकिन हर कोई पर्सन हर एक चीज़ तो नहीं उगा सकता ना। समझो ये 2 पर्सन है। अब एक जो है ये तूर की खेती करता है, तूर से ही आगे चल के दाल बनती है। ठीक है, दाल। अब दूसरा जो पर्सन है वो राइस की खेती करता है। तो ये दूसरा जो पर्सन है ये राइस की खेती करता है और पहला जो पर्सन है ये दाल की खेती करता है। तो अब क्या होगा, अगर इनको खाना बनाना है तो पहला पर्सन सिर्फ दाल थोड़ी खाएगा और दूसरा पर्सन सिर्फ राइस थोड़ी खाएगा। तो ये क्या करेंगे, बांट लेंगे। ये फर्स्ट पर्सन दूसरे पर्सन को थोड़ी सी दाल दे देगा, सेकंड पर्सन उतना ही फर्स्ट पर्सन को राइस दे देगा। तो दोनों के पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स और इसी को बोला जाता था बार्टर सिस्टम। ठीक है, इसको बार्टर सिस्टम भी बोला जाता था। तो ये भी लोगों ने सीखा। एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस की सिस्टम कैसे बनाई जाती है, मतलब गवर्नमेंट को कैसे बनाएंगे, ये भी उन्होंने सीखा। टाइम के साथ साथ लोगों ने ये महसूस किया कि हम सबके बीच में से ना एक लीडर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक लीडर होना चाहिए। और ये लीडर क्या करेगा? ये लीडर बहुत ही समझदार होगा, इसे सभी चीज़ों का नॉलेज होगा और ये हम पे रूल करेगा हमारी भलाई के लिए। ठीक है, तो यही सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पहले हुआ। जैसे गांव में होता है ना, कोई एक
गांव का ही आदमी सरपंच बन जाता है और फिर वो सरपंच क्या करता है, गांव की भलाई के लिए काम करता है। इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। नेक्स्ट है विलेजेस डेवलप्ड इनटू टाउन्स एंड टाउन्स ग्रू इनटू सिटीज़। देखो जो विलेजेस थे धीरे धीरे वो डेवलप हुए और टाउन्स बन गए, जो टाउन्स थे वो भी धीरे धीरे डेवलप हो गए और वो सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए। न्यू इन्वेंशंस, न्यू आइडियाज़, इन्वेंशंस एंड कल्चरल एक्सचेंजेस ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड वेज ऑफ लाइफ। नए नए आइडियाज़ आते गए लोगों में, नए नए उन्होंने इन्वेंशन किए, है ना। जैसे आज हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, लेकिन पहले के टाइम में हाथ में धोआ करते थे क्योंकि तब वॉशिंग मशीन नहीं होती थी। तो ये एक टाइप का इन्वेंशन ही है। न्यू आइडियाज़ आए लोगों के मन में और बहुत सारी चीज़ें आजकल लोगों ने इन्वेंट कर दी है। उसके बाद कल्चरल एक्सचेंजेस ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड वेज ऑफ लाइफ। कल्चरल एक्सचेंजेस मतलब एक कल्चर का दूसरे कल्चर में एक्सचेंज होना, है ना। जैसे कि अगर इंटरकास्ट किसी की शादी हो जाती है तो फिर कल्चरल एक्सचेंज ही हुआ वो एक टाइप का, क्योंकि जिसकी भी अदर कास्ट में शादी हो गई तो उसको वहाँ के कल्चर को अपनाना पड़ता है, वहाँ के कल्चर को वो सीखता है ना, और अपने भी कल्चर को वो शेयर करता है दूसरों के साथ। तो इसी को बोलते हैं कल्चरल एक्सचेंज। और इन सब चीज़ों की वजह से जीने का तरीका बदलने लगा, लोगों की सोच मॉडर्न होने लगी। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हैज़ डीप रूट्स इन इंडियाज़ नॉलेज ट्रेडिशंस। देखो इंडिया का जो नॉलेज ट्रेडिशन है, नॉलेज मतलब हम अगर स्कूल में जाते हैं तो क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज लेना है, नॉलेज बढ़ाना है, ठीक है। तो इस इंडिया का जो ट्रेडिशन है ना नॉलेज का, उसमें एक चीज़ आप हमेशा देखोगे वो है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी करते हैं हम हर चीज़ में। जैसे कि न्यूटन ने इंक्वायरी की, न्यूटन के सर पे एक एप्पल गिरा तो न्यूटन ने क्या किया, उसके पीछे इंक्वायरी की मतलब वाई, इस वाई का जो आंसर है ना वो ढूंढा। इसी को बोलते हैं स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो ये इंडिया में आप हमेशा देखोगे, जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हैं वो लोग हमेशा, उनमें एक चीज़ होती है कि वो इंक्वायरी करते हैं, हर एक चीज़ को वो समझना चाहते हैं और इसी से हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होता है। अर्ली थिंकर्स वैल्यूड डिस्कशन, क्वेश्चनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। जो पहले के थिंकर्स थे, थिंकर्स यानी कि फिलोसोफर्स, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग डिस्कशन को इम्पोर्टेंस देते थे, क्वेश्चनिंग को इम्पोर्टेंस देते थे एंड लॉजिकल रीजनिंग को इम्पोर्टेंस देते थे, ताकि वो वर्ल्ड को समझ पाएँ। डिस्कशन करते थे वो, ठीक है, एक दूसरे से क्वेश्चन करते थे। लॉजिकल रीजनिंग मतलब हर एक चीज़ को वो समझना चाहते थे अपना लॉजिक लगा के, और इसी तरह से वो पूरे संसार को समझना चाहते थे, पूरे संसार की स्टडी करना चाहते थे। नॉलेज वॉज एक्सप्लोर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग। जो नॉलेज है उसको एक्सप्लोर किया जाता था, मतलब अगर एक चीज़ है, एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक के आसपास के सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। इसको बोला जाता है एक्सप्लोर करना। जैसे हम हमारे वीडियोस में करते हैं ना, डीप में जाके समझाते हैं ताकि आपको मेन टॉपिक याद रह जाए। थ्रू ऑब्जर्वेशन करेंगे हम किसी चीज़ का। रिफ्लेक्शन यानी किसी और से पता लगाएंगे कि क्या इसके पीछे क्या रीज़न है। उसके बाद डायलॉग, एक दूसरे से बातचीत करना। ऐसे ही हम नॉलेज को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, नॉलेज को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाभूतास। तो इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि पंच महाभूतास क्या होता है। ये जो साइड में आपको नीले रंग में दिया गया है, ब्लू कलर में, यह है पंच महाभूतास। तो ये पंच महाभूतास क्या बोलते हैं, द आइडिया ऑफ पंच महाभूतास। देखो पंच यानी 5, महाभूतास मतलब होता है एलिमेंट, महा यानी ग्रेट, भूतास मतलब एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गए 5 ग्रेट एलिमेंट्स। comes from Indian philosophical traditions and explains the world as composed of 5 fundamental elements। देखो पंच महाभूतास बोलता है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो 5 ग्रेट एलिमेंट्स से बना हुआ है। कौन से एलिमेंट्स से, सबसे पहले है अर्थ, अर्थ का मतलब हुआ हमारी पृथ्वी। दूसरा है वाटर, वाटर मतलब हो गया
अप्पह, हिंदी में संस्कृत में वर्ड्स दिए गए हैं, वाटर को बोलते हैं अपा। उसके बाद है फायर, फायर मतलब अग्नि। उसके बाद है एयर, एयर मतलब होता है वायु। एंड उसके बाद है स्पेस, स्पेस का मतलब होता है आकाश। स्कॉलर्स यूज दिस आइडिया टू एक्सप्लेन नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक है, जो स्कॉलर्स हैं वो इस आइडिया को यूज़ करते हैं ताकि वो नेचुरल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सके। देखो बिल्कुल सही बात है, जो पंच महाभूतास बोल रहा है, पंचम महाभूतास की थ्योरी क्या बोल रही है कि हमारा जो वर्ल्ड है 5 चीज़ों से बना है, 5 एलिमेंट से बना है। 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? अर्थ है, उसके बाद फायर, उसके बाद एयर, उसके बाद आ गया स्पेस, उसके बाद आ गया वाटर। ठीक है, तो ये 5 चीज़ों से हमारा अर्थ बना है। बिल्कुल सही बात है, अर्थ पे यही सब चीज़ें हैं। और पंच महाभूतास बोलता है कि इन सब के बीच में ना ह्यूमंस की लाइफ छुपी हुई है। इन सब के बीच में कहीं ये जो डॉट डॉट है ये ह्यूमंस है। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? इन सब के बीच में एम्बेडेड है। तो ये है थ्योरी पंच महाभूतास की। द ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बींग्स एंड द एनवायरनमेंट। तो पंच महाभूतास हमें बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बॉडी का लिविंग बींग्स और एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है। वाइल एक्सप्रेस्ड इन फिलोसॉफिकल टर्म्स, इट रिप्रेजेंट एन अर्ली अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचर एज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। अगर हम फिलोसॉफिकल टर्म्स में बात करें कि पंच महाभूतास क्या होता है, तो एक कोशिश की गई है कि नेचर को इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में हम कैसे समझ सकें, कि नेचर में हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, ये समझने के लिए ये सिस्टम लाया गया था। ठीक है, तो ये थी पंच महाभूतास की डेफिनेशन। अगर आपको कहीं पूछी जाए तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि पंच महाभूतास, इस वर्ड का मीनिंग होता है 5 ग्रेट एलिमेंट्स, और इसके हिसाब से हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, concept of Panch Mahabhutas describes the natural world as an interconnected system in which human life is embedded। तो पंच महाभूतास का जो कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल वर्ल्ड को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में बताता है, जिसके बीच में ह्यूमन लाइफ बसी हुई है। ये मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट, it helps explain how the environment influences settlement patterns, occupation, architecture, food habits and health practices। देखो, ये जो पंच महाभूतास का सिस्टम है यही हमें बताता है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे हमारे जीवन पर, लाइफ पर इफ़ेक्ट डालता है। देखो, हमारा जो सेटलमेंट पैटर्न है ये हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। कैसे? जहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कोई एरिया में बहुत बारिश हो रही है, तो यहाँ पे ना आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो वहाँ पे घरों का जो रूफ़ है ना वो ऐसे बनाते हैं। क्यों ऐसे बनाते हैं? हट जैसा, ताकि पानी यहाँ से बह जाए, ऐसे करके पानी यहाँ से बह जाए। तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड हो गया। जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे नॉर्मल ऐसे ऐसे घर बना देते हैं ताकि पानी रहेगा भी तो भी इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था सेटलमेंट। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन। देखो, अगर कोई पर्सन समंदर के पास रहता है, जैसे केरला के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, इनके बाउंड्रीज़ पे ना समंदर है, सी है, तो इनका ऑक्यूपेशन क्या रहेगा? मेनली फिशिंग करना, है ना। अगर कोई पर्सन विलेजेस में रहता है तो उसका ऑक्यूपेशन क्या रहेगा? एग्रीकल्चर, मेन ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं। अगर कोई सिटी में रह रहा है तो उसका ऑक्यूपेशन क्या रहेगा? जॉब करेगा वो, है ना। तो हमारा ऑक्यूपेशन क्या होगा ये भी किसने डिसाइड कर दिया? हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड हो गया। उसके बाद हमारा आर्किटेक्चर, घरों का आर्किटेक्चर घरों का आर्किटेक्चर कैसे होगा ये भी हमें कौन बताएगा? एनवायरनमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो घर हैं वहाँ जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है ये कहाँ पे होंगी? जहाँ पे प्लेन एरिया होगा,
है ना। एकदम प्लेन एरिया होगा। जहाँ पे समंदर का एरिया है, जहाँ पे रेगुलर बाढ़ आती रहती है, वहाँ पे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम नहीं बना सकते ना, क्योंकि बाढ़ का पानी आएगा, बिल्डिंग को गिरा देगा। तो हमारा आर्किटेक्चर भी कैसा होगा, ये हमारा एनवायरनमेंट बताएगा। उसके बाद हमारे फूड के हैबिट्स, हम लोग क्या खाएंगे। तो जो एरिया में जो चीज़ की खेती सबसे ज़्यादा होती है, वही चीज़ वो एरिया में फेमस हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, वहाँ पे राइस बहुत उगाया जाता है। इसके पीछे भी रीज़न है, राइस क्यों उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे राइस को उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। और सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे है, साउथ इंडिया के ही स्टेट्स में है। जैसे कि केरला में समंदर से घिरा हुआ है आधा स्टेट, तो इसीलिए राइस की खेती ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे राइस फेमस है। इसीलिए वहाँ के लोग ना हमेशा राइस से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। डोसा ले लो, राइस बॉल्स ले लो, है ना, जो भी खाएंगे, राइस फिश ले लो, सब राइस से रिलेटेड ही चीज़ें वहाँ पे बनती हैं। उसके बाद है हेल्थ प्रैक्टिसेस। हमारी हेल्थ प्रैक्टिसेस भी किससे रिलेटेड है, हमारा एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है कि हम कौन सी हेल्थ प्रैक्टिसेस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एन आइडिया दैट रिमेन्स रिलीवेंट एज सोसाइटीज़ रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस। एक आइडिया जो है ये पंच महाभूतास का हमेशा से ही आपको अप्लाइड दिखेगा, हमेशा आपको ट्रू दिखेगा। जैसी भी हमारी सोसाइटी हो, जितने भी एनवायरनमेंट के चैलेंजेस आए, लेकिन हमेशा पंच महाभूतास का आइडिया वैलिड रहेगा कि हमारा वर्ल्ड 5 चीज़ों से बना है और हम जो ह्यूमंस हैं वो इसी के बीच में रहते हैं। ये हो गया एक पंच महाभूतास। नेक्स्ट आइडिया है वसुधैव कुटुंबकम का। नेक्स्ट आइडिया क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। अब हम पंच महाभूतास को तो अच्छे से समझ गए। ठीक है। पंच महाभूतास क्या बोलता है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो 5 एलिमेंट्स से बना है, उसी के बीच में हमारी लाइफ बसी हुई है। नेक्स्ट जो आइडिया है वो है वसुधैव कुटुंबकम। अब ये क्या बोलता है, देखो वसुधैव में आता है वसुधा, हिंदी वर्ड है ये, संस्कृत वर्ड है। वसुधा का मीनिंग होता है हमारी पृथ्वी। नेक्स्ट है कुटुंबकम में आता है कुटुंब। कुटुंब का मतलब तो सबको पता है, इसका मतलब होता है फैमिली। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या हुआ, अर्थ इज़ वन फैमिली, होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। ठीक है। अगर पूछा जाए कि वसुधैव कुटुंबकम का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, expresses the interconnectedness of human societies across regions and cultures। तो वसुधैव कुटुंबकम बोलता है कि वर्ल्ड एक फैमिली है, और चाहे जितने रीजन्स हो, जितने कल्चर हो, लेकिन ह्यूमंस जो हैं एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि एक फैमिली के लोग जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही पूरे वर्ल्ड के जो ह्यूमंस हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। This sense of interdependence lies at the core of what social science seeks to understand when it studies global interaction and relationships। देखो सोशल साइंस में हम ग्लोबल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स के बारे में ही पढ़ते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और यही हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अर्ली रिफ्लेक्शंस ऑन गवर्नेंस इन इंडिया ऑल्सो लिंक्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पब्लिक वेलफेयर एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जो अर्ली रिफ्लेक्शंस है गवर्नेंस पे, मतलब पहले के लोग जैसे गवर्नमेंट को फॉलो करते थे, तो उन्होंने पॉलिटिकल अथॉरिटी मतलब जो भी हमारे टेरिटरी का हेड है। ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो पॉलिटिकल अथॉरिटी कौन है, हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो जो प्राचीन लोग थे उन्होंने क्या किया, पहले की जो गवर्नमेंट थी उसको पॉलिटिकल अथॉरिटी को जोड़ दिया है पब्लिक वेलफेयर एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मतलब जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटी उठाएगा, जो भी गवर्नमेंट में काम करेगा, उसका काम रहेगा कि वो पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचे, लोगों की भलाई के बारे में सोचे, एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
और लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करें। एथिक्स से रिलेटेड मतलब जो सही काम है वो करें। नेक्स्ट, द अर्थशास्त्र attributed to Kautilya, composed about 23 years ago, examined administration, economic management, taxation, and the duties of rulers towards their people. देखो, अब 2300 साल पहले एक बुक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 2300 साल पहले। ठीक है, उस बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये बुक लिखी किसने है? तो ये बुक लिखी है कौटिल्य ने। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात, कौटिल्य का ही दूसरा नाम है चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य का ही दूसरा नाम है चाणक्य। तो चाणक्य ने या कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी 2300 साल पहले, जिसको बोलते हैं हम अर्थशास्त्र। अब इस बुक में कौटिल्य ने क्या लिखा है? एग्जामिन्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक में चाणक्य ने बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। एक राजा के बारे में लिखा है कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, उसको कैसे इकोनॉमिक मैनेजमेंट करना चाहिए, मतलब पैसों से रिलेटेड व्यवहार, उसको कैसे टैक्स का सिस्टम बनाना चाहिए, और रूलर्स की ड्यूटी क्या होती है लोगों के प्रति। ये सब कौटिल्य ने अपनी एक बुक में लिख दिया। इसीलिए ये बुक आज भी बहुत फेमस है अर्थशास्त्र के नाम से। Such works show that systematic thinking about governance and the economy existed long before modern academic disciplines developed. ऐसे जो वर्क्स हैं, मतलब ऐसे जो बुक्स हैं, वो हमें बताते हैं कि सिस्टमैटिक थिंकिंग गवर्नेंस से रिलेटेड पहले भी एग्जिस्ट करती थी और आज भी एग्जिस्ट करती है। These traditions demonstrate that the effort to understand society through observations, reasoning and reflection has a long history. देखो, ऐसे जो ट्रेडिशंस हैं ना, वो हमको बताते हैं कि सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो एफ़र्ट्स लगाए गए हैं, ऑब्ज़र्व किया गया है सोसाइटी को, सोसाइटी के बारे में विचार किया गया है और रिफ्लेक्शन से पता लगाया गया है। तो इसके पीछे बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। बहुत हिस्ट्री के बाद हम सोसाइटी को समझ पाए हैं। मॉडर्न सोशल साइंस कंटिन्यूज दिस लेगेसी यूजिंग न्यू टूल्स एंड मेथड्स टू स्टडी हाउ सोसाइटीज़ फंक्शन एंड चेंज ओवर टाइम। देखो, आज जो हम सोशल साइंस की स्टडी कर रहे हैं, तो वो स्टडी ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सालों के बाद आज हमें ये स्टडी करने मिल रही है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो मजबूरी में पढ़ रहे हैं, तो वो तो अलग बात है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम बहुत ही लकी हैं क्योंकि हमें इतनी डेवलप स्टडी सीखने को मिल रही है कि सोसाइटीज़ कैसे फंक्शन करती हैं और टाइम के साथ साथ सोसाइटीज़ कैसे चेंज होती हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वी मस्ट ट्रेस दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज एंड एक्सप्लोर हाउ सोसाइटीज़ इवॉल्व। देखो, प्रेजेंट को समझने के लिए ना हमें पास्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पूरी लॉन्ग जर्नी हो चुकी है कंटिन्यूटी की, और जितने भी सोसाइटी में चेंजेस आए हैं और सोसाइटीज़ धीरे धीरे कैसे डेवलप करी है, ये सब हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। हाउ इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस कैसे बने। पहले पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो पहले राजा महाराजा थे। आज के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, तो ये डेवलपमेंट ही तो है। एंड हाउ रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट ट्रांसफॉर्म। और लोगों के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप्स थे वो कैसे ट्रांसफॉर्म किए गए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हैंस सोशल साइंटिस्ट ऑब्जर्व पीपल्स लाइफ, कंडक्ट इंटरव्यूज एंड सर्वेज, एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स एंड कंपेयर डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस। देखो, अब पास्ट में जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन हमें कैसे पता और इस बुक को कैसे पता, इस बुक ने किस बेसिस पर लिख दिया इसमें। तो सोशल साइंस में जो महारथी होते हैं ना, उनको बोला जाता है सोशल साइंटिस्ट। क्या बोला जाता है? सोशल साइंटिस्ट। तो ये लोग क्या करते हैं, लोगों की लाइफ्स की स्टडी करते हैं,
इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं, जो भी हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ लेंगे ये। सर्वेस लेंगे, जो भी पुराने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स की पढ़ाई करेंगे, डिफरेंट टाइम और प्लेसेस को कंपेयर करेंगे, तब जाके पूरे प्रूफ के साथ वो लोग बुक्स में अपने मटेरियल को छापते हैं और उसी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं ना वो सिर्फ एक तुक्का नहीं है, बहुत ही वो सर्वेस वगैरह करके बाद में लिखा गया है। By gathering information from multiple sources, they develop explanations that are supported by evidence. तो बहुत सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो ऐसे एक्सप्लेनेशंस बना सकते हैं जिसके पीछे पूरे एविडेंस भी होते हैं, प्रूफ भी होते हैं, ताकि हम सही इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकें, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन को हम ना पढ़ें। दिस वे सोशल साइंस एक्सप्लेन्स बोथ व्हाट एंड्योर्स एंड व्हाट चेंजेस। इसी तरह से सोशल साइंस ही एक्सप्लेन करता है कि क्या चीज़ें आज भी वैसी हैं और क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं, शोइंग हाउ द पास्ट शेप्स द प्रेजेंट एंड हाउ टुडेज एक्शंस विल इन्फ्लुएंस द फ्यूचर। सोशल साइंस ही हमें बताता है कि कैसे हमारा पास्ट प्रेजेंट को शेप करता है और कैसे हमारा आज फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है।